बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद नावल सितारा शाम, जिसकी राइटर हैं आमना रियाज। उसकी ये 33वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। इन खातून के किसी नफसियाती उलझाव की वजह से अगर बाबा ने दोबारा अपनी आबाई हवेली का रुख नहीं किया तो उसके पीछे ज़रूर उनकी कोई मसलिहत होगी। मुमकिन है उन्होंने सोचा हो उनके फादर उन्हें कबूल नहीं करेंगे या वो खातून फिर से उनको बेइज्जत ना कर दें। अब उनकी मसलिहत अमेज़ी को बुज़दिली जैसे शर्मनाक लफ्ज़ से ताबीर करना तो कोई इंसाफ की बात ना हुई। समीना की पेशानी पर बल पड़ गया। नफसियाती उलझाव, उन्होंने उलझन अमेज़ लहजे में कहा कि मावा के तमाम जुमलों में यही लफ्ज़ उन्हें काबिल गिरफ्त और नाकाबिल फ़हम लगा था। जी हाँ, नफसियाती उलझाव, कोई साइकोटिक डिसऑर्डर। मावा ने कतियत से एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। जेनेट कहा करती थी, किसी इंसान के इर्द गिर्द मौजूद गैर मतवाजन रवैये उस इंसान की सोच में गिरहें लगा देते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये गिरहें नफसियाती उलझनों में बदल जाती है। मुझे इस बात का मतलब आज समझ में आ रहा है, क्योंकि जेनेट की ये बात जन्नत बेगम पर पूरी उतरती है। मुमकिन है साइकेट्री में उसके लिए कोई मुकम्मल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन मुझे तो यही समझ आ रहा है कि वो खातून साइकोसिस, नफसियाती मर्ज जिससे ज़ाहिरी शख्सियत पर असर नहीं होता बल्कि बातनी शख्सियत मुतासिर होकर रह जाती का शिकार थे। वरना आप खुद सोचिए, क्या कोई नॉर्मल इंसान इतनी मामूली बातों पर ऐसा हार्श रिएक्शन दे सकता है जैसा वो खातून देती थी। समीना उलझन में पड़ गई। इस पहलू पर उन्होंने अब तक ना सोचा था। तो क्या किसी को उसके जुर्म नफसियाती उलझन का मार्जिन दिया जा सकता है? उन्होंने पूछा। नफसियाती उलझन का तो शायद नहीं, अलबत्ता नफसियाती मर्ज का मार्जिन हमारा कानून देता है, मावा ने कहा। खैर छोड़िए इस बात को, हम यहाँ इन खातून की साइकोलॉजी डिस्कस करने तो नहीं बैठे। आप मुझे आगे की तफसीलात बताइए, उसने गहरी सांस भरकर कहा। खसूसन उन दोनों के बारे में जब आप और बाबा एक दूसरे से मिले और शादी की। यकीनन आपसे शादी के बाद बाबा की ज़िंदगी में और बेहतरी आई होगी, मावा ने मुस्कुराकर इश्तियाक भरे लहजे में कहा। माजी के दालानों में घूमते फिरते समीना बोझलपन का शिकार हो चुकी थी। मावा उसी बोझलपन को ख़त्म करना चाहती थी। समीना ने मुस्कुराकर वहीं से आगाज़ किया जहाँ से बात किता हुई थी। उन दिनों हम हदायतुल्लाह साहब के सामने वाले मकान में रहा करते थे। रजब की फ़याज़ भाई से दोस्ती थी और वो हमारे घर आते जाते थे। फिर वो आला तालीम के सिलसिले में लाहौर चले गए, लेकिन फ़याज़ भाई शदीद ख्वाहिश के बावजूद नहीं जा सके, क्योंकि उन दिनों हमारे माली हालात अब से बहुत मुख्तलिफ थे। हम बहुत गरीब से लोग हुआ करते थे और अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के सिलसिले में कड़ी मेहनत करना पड़ती थी। वो बड़े सब्र आज़मा दिन थे। हमारे अब्बा यानी तुम्हारे नाना जान टीबी के मर्ज़ में मुब्तला होकर बिस्तर पर पड़े थे। हमारे पास उनके मुनासिब इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। अम्मा कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थी और फ़याज़ उस वक्त छोटा था। घर की माली कफ़ालत में हाथ बटाने के काबिल नहीं हुआ था। मैं उजरत पर हाथ की कढ़ाई और आर का काम कर लेती थी, लेकिन मेरी मेहनत घर की तमाम ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी थी। इसीलिए फ़याज़ भाई ने मुनासिब समझा कि मज़ीद तालीम का ख्याल दिल से निकाल कर कोई मुलाजमत तलाश करें। गो के छोटी मोटी मुलाजमतें वो पहले भी करते रहते, लेकिन अब उन्हें ऐसे काम की ज़रूरत थी जो उनकी तमाम माली ज़रूरियात पूरी करे। फिर उन्हीं दिनों फ़याज़ भाई को एक बेहतर मुलाजमत मिल गई, जिसके सिलसिले में उन्हें कोयटा जाना पड़ा। फ़याज़ भाई के जाने के बाद हमें कोई ख़ास वक्तों का सामना नहीं करना पड़ा कि पूरा मोहल्ला हमारी पहचान के लोगों से भरा हुआ था। और यूँ भी ये वो दिन थे जब पड़ोसियों ने एक दूसरे की खबरगिरी तर्क न की थी। फिर सबसे बड़ी बात, सामने वाला घर चचा हदायतुल्लाह का था, जो अब्बा के अच्छे दोस्तों में शुमार होते थे और फ़याज़ भाई की गैर मौजूदगी में हमारा ख्याल रखते थे। रजब जब घर आते तो बाकायदगी से हमारे यहाँ भी आते, अब्बा की खबरगिरी करते, उनकी दवाइयों के मुतालिक मालूमात रखते। बिल्कुल खामोशी से उन्होंने हम लोगों की बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली थी। इससे अगला साल हम चारों के लिए गम का साल साबित हुआ। मेरे अब्बा तो खैर कई सालों से बीमार थे, लेकिन चचा हदायतुल्लाह की बेगम, जिन्हें हम चची कहते थे और जो बिल्कुल सेहतमंद खातून दिखाई देती थी कि खून में कैंसर की अलामत ज़ाहिर होगी। उन दिनों कैंसर जैसे मर्ज़ का इलाज आज से 3 गुना महंगा था और उससे उम्र की बीमारी समझा जाता था। चची के मर्ज़ के बारे में पता चलते ही रजब और चचा बुरी तरह फ़िक्रमंद हो गए कि अब इलाज मुआवजे का बंदोबस्त किस तरह किया जा सके। तब रजब ने चचा का मकान, जिसे कुछ अरसा कबल चचा रजब के नाम कर चुके थे, को फ़रोख्त करने का इरादा कर लिया। चचा हदायतुल्लाह और चची ने बहुत समझाया कि इस मकान पर रजब के मुस्तकबिल की बुनियाद खड़ी थी, मगर रजब ने उनकी एक न सुनी। आप दोनों के मुझ पर इतने एहसानात है कि मैं हरगिज़ उन्हें नहीं उतार सकता, लेकिन जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मैं पूरी कर सकता हूँ वो तो मुझे कर लेने दे। ये घर भी आप लोगों का ही दिया हुआ है। किस्मत में अपना मकान हुआ तो दोबारा मिल ही जाएगा, लेकिन किस्मत मुझे एक और माँ फराहम नहीं करेगी। रजब ने कतियत से कहकर अगले चंद रोज़ में मकान फ़रोख्त कर दिया था और वो तमाम रकम चच्ची के इलाज पर खर्च करना शुरू कर दी थी जो मकान की फ़रोख्त से उन्हें मिली। वो लोग उसी मोहल्ले में एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर रहने लगे थे। सारा जमा
चच्ची के इलाज पर खर्च करने के बावजूद वो जांबाज ना हो सकी। उनके इंतकाल के बाद चचा दायतुल्ला बहुत चुप चुप और मुजमहिल रहने लगे थे। वो रजब को समझाते कि कम से कम एक बार जाकर अपने वालिद से मिला है, लेकिन बहुत ताबेदारी के बावजूद ये वाहिद बात थी जो रजब ने उनकी मान कर न दी। ठीक 2 माह बेहद मामूली बुखार में मुब्तला होकर चचा हिदायतुल्ला भी अल्लाह को प्यारे हो गया, और मेरे अब्बा जो कई सालों से बीमार और लागिर थे, कहीं रोज़ तक रोते रहे। उन्हें इस बात का कलक था कि उनकी इतनी तवील बीमारी के बावजूद अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुलाने के बजाय उनके भाइयों जैसे दोस्त और अजीज़ भावज को बुला लिया। रजब उन दिनों बहुत अफसरदा और तनहा हो गए थे। फयाज भाई और हम सब ने उनको बहुत जज्बाती सहारा दिया। अब्बा जो हर वक्त अल्लाह से शिकवा करते थे, चंद महीनों के बाद खामोशी से चल बसे। पिछली रात मैंने उन्हें खाना खिलाया और फिर मैं और फिजान देर तक उनसे बातें करते रहे थे, लेकिन सुबह जब मैंने उन्हें जगाने गई तो उनका जिस्म ठंडा हो चुका था। हमारी दुआएं और इस्तिताअत से बढ़कर महंगा इलाज भी उनकी मौत को नहीं टाल सका था। हम बहुत रोए धोए, यूँ लगता था जैसे किसी अनदेखे हाथ ने सर से आसमान घसीट लिया, लेकिन हमें सब्र आ ही गया, क्योंकि मौत वो वाहिद चीज़ है जिस पर दीगर तमाम सदमात के मुकाबले में जल्द सब्र आ जाता है। इंसान सारी दुनिया से टकरा सकता है, हुक्म इलाही से नहीं। बहरहाल हमें सब्र आ गया और हम तीनों ने दिल से ये बात कबूल कर ली कि अब हमें अब्बा की शफ़क़त से महरूम होकर ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। यही बात कुछ महीने कबल रजब भी समझ चुके थे। अब हम चारों एक से हो गए। हमारे माजी को के मुख्तलिफ थे, मगर हालात की पैदा करदा महरूमियाँ हरगिज़ मुख्तलिफ न थी। हाल में हम एक ही मकाम पर खड़े थे और हम चारों के दिलों में एक दूसरे के लिए एहसासात मौजूद थे। रजब उन दिनों उसी घर में रिहाइश पजीर थे जहां हम रहते थे। चंद रोज़ बाद उन्हें लाहौर चले जाना था और फयाज भाई को क्वेटा, लेकिन असल वक्त ये भी है कि मैं और फिजान यहाँ तन्हा किस तरह रहेंगे। खोई खोई सी कैफियत में समीना सब कुछ बयान कर रही थी और मावा बेहद नमाग से सुन रही थी कि बेडरूम से मावा के सेलफोन की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन दिनों पर फैली हुई कैफियत का शीशा चटक गया। फ़ोन सुनो मावा, समीना ने मुसलसल बजती बिप की आवाज़ से उकताकर गहरी सांस भरते हुए कहा। मावा के चेहरे पर बेजारी थी और उसे बेवक्त फ़ोन बजने का सख्त मलाल था। बजने दे मम्मी, जो भी होगा दोबारा कर लेगा, आप अपनी बात मुकम्मल करें, उसने उकताकर कहा। उसका उठने का इरादा नहीं लग रहा था। कोई ज़रूरी कॉल भी हो सकती है, समीना ने ज़ोर देकर कहा। मावा ने चिढ़कर सर पीछे की तरफ गिराया और मेज़ पर दोनों हथेलियों का बोझ डालकर उठ खड़ी हुई। इस वक्त शीज़ा फ़ोन करती है, अब 30 मिनट तो उससे बात करना पड़ेगी। फिजारी के साथ बेडरूम की तरफ जाते हुए उसने कहा। चलने में बाद उसकी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। उसका अंदाज़ दुरुस्त था। दूसरी तरफ शीज़ा ही थी। समीना ने सर कुर्सी की पुष्ट से लगा लिया और गर्दन मोड़कर खिड़की की तरफ देखने लगी, जिसके बाहर अबर आलूद रात बह रही थी। बारिश की बारीक फुहार शीशा भिगो रही थी। समीना को ख्याल आया इस बारिश से उनका कोई गहरा ताल्लुक था कि उनकी ज़िंदगी के हर अहम मौका पर बारिश ज़रूर बरसी थी, कभी उनकी खुशी में शरीक होने के लिए तो कभी गम पर आंसू बहाने के लिए। माँ उन्हें कई साल पहले की वो शाम याद आ गई जब आसमान को बोझल बादलों से सवार रखा था और वक्फे वक्त से बरसने वाली बारिश ने कच्ची मिट्टी की सूंधी खुशबू को सावन की हवा का संगी साथी बना दिया था। समीना ने आस्ते से आंखें बंद कर ली। उनकी बंद पलकों के पीछे टीवी स्क्रीन पर चल रहे किसी सीन की तरह एक मंजर रोशन हो गया था। छोटा सा कमरा, कमरे के कोने में बिछी चारपाई के करीब रखी तपाई पर अब्बा की दवाइयों की छोटी बड़ी शीशियाँ, जिन्हें किसी ख्याल के तहत अब तक वहाँ से उठाने की हिम्मत न की गई थी। दरवाजे से झांकता नीम तारीख, नीम उजाला, कच्चे फर्श पर बिछी चटाई और चटाई पर दस्तरखान के गिर्द बैठे 4 नफूस। फयाज भाई का चेहरा फिक्रमंदी का मुंह बोलता सबूत था। क्वेटा में उनके पास रिहाइश का मुनासिब बंदोबस्त भी नहीं था, ना ही उनके वसाइल इतने थे कि समीना और फिजान को अपने साथ ले जाकर रख सकते। ओ भाई मेरे, इसमें इतनी फिक्रमंदी की कौन सी बात है? तुम इत्मीनान से क्वेटा पहुंचो। लाहौर सियालकोट के इस गांव से क्वेटा के मुकाबले में तो कहीं नज़दीक है। मैं हर हफ्ते इन दोनों की खबरगिरी के लिए आता रहूँगा। रजब ने मूंग की पतली दाल में नवाला डुबोकर खाते हुए फयाज भाई से कहा था। नहीं, ये काबिल अमल हल नहीं है। मैं उन दोनों को यहाँ इस तरह नहीं छोड़ सकता। फयाज भाई ने साबका अंदाज में कहा था। ठीक है, फिर मैं उन दोनों को अपने साथ लाहौर ले जाता हूँ। जब तुम क्वेटा में रिहाइश का बंदोबस्त कर लो तो उन दोनों को वहाँ बुलवा लेना। रजब ने एक और हल बताया था। तुम तो खुद अस्पताल में रहते हो, कोई छोटा मोटा किराए का मकान देख लूँगा। रजब ने रग़बत से खाना खाते हुए लापरवाही से कहा। फयाज भाई को ये बात काबिल अमल लगती थी, लेकिन उसी वक्त समीना पर नज़र पड़ गई और वो मखमसे में पड़ गए थे। नहीं यार, ये भी काबिल अमल नहीं है, उन्होंने कहा। समीना और फयाज खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। फिजान गुड़ से रोटी खा रहा था, जबकि समीना सर झुकाए मूंग के शोरबे में गौता जन थी। उस दिन दाल बेदहानी में कुछ ज़्यादा ही पतली बन गई थी। क्यों? रजब ने सर उठाकर और अबरू झुकाकर पूछा था। मुझ पर एतबार नहीं। रजब का सवाल फयाज भाई सटपटाए थे। ये बात नहीं है, उन्होंने जल्दी से कहा। फिर रजब ने पानी का एक घूंट पिया। तुमने दुनिया की ज़बान देखी है? फयाज ने भी घुमा फिरा कर बात की। तुमने दुनिया के साथ रहना है जो उसकी ज़बान के लिए फ़िक्रमंद हो? रजब ने पूछा था। दुनिया के साथ नहीं, दुनिया में तो रहना है, ज़बान की फ़िक्र करना पड़ती है, फयाज भाई ने तहम्मुल से कहा था। अच्छा,
रजब ने थोड़ी खुजाते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। फिर तुम यूँ करो फयाज, अपनी बहन का निकाह मुझसे पढ़वा दो, ये इस मसले का सबसे बेहतरीन और लॉजिकल हल है। रजब ने अचानक कहा था। उन तीनों के मुंह खुले को खुले रह गए। रजब के चेहरे पर बेइंतहा संजीदगी थी और अंदाज़ा ऐसा था जैसे ये बात उन्हें अपने नहीं किसी और फर्द के बारे में कही हो। क्या कह रहे हो रजब? फयाज भाई बमुश्किल बोले थे। वहीं जो तुमने सुना कि अपनी बहन का निकाह मुझसे पढ़वा दो, इसके बाद तो तुम्हें समीना को मेरे साथ भिजवाने पर एतराज़ नहीं होगा। दुनिया की ज़बान की फ़िक्र भी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा। रजब का अंदाज़ा पहले जैसा ही था, लेकिन फयाज भाई शशोपंज में मुब्तला थे। ओ भाई, लेकिन छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुम्हें ज़्यादा परेशानी समीना को तन्हा छोड़ने की तरफ से लाक है, इसीलिए मैं खुद को पेश कर रहा हूँ। कोई बड़ा बुजुर्ग होता मेरा तो मेरी तरफ से वहीं बात करता, लेकिन अब मैं ही हूँ तो मुझे खुद ही बात करना पड़ेगी। ज़िंदगी के जितने साल मैंने तुम लोगों के सामने गुजारे मेरे चाल चलन की सनद के तौर पर काफ़ी होंगे। हाँ, अभी मैं बेसरोसमानी की हालत में हूँ, लेकिन मेरे अंदर मेहनत करने का हौसला है और आगे बढ़ने की लगन। मेरी संगत में समीना के चंद साल मुश्किल ज़रूर होंगे, लेकिन मेरा वादा है जल्द ही मैं उसके लिए एक घर बना कर दूंगा और उसका मुस्तकबिल बेहद महफूज होगा। उम्मीद है फयाज तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। रजब की संजीदगी देखने से मुतल्लिक थी। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? फयाज भाई खुशी से चहके थे। मेरा बेहतरीन दोस्त मेरा बहनोई बन रहा है, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? क्यों फैज़ी? उन्होंने फैज़ान से पूछा। वो ज़ोर ज़ोर से सर इस बात में हिलाने लगा था। ठीक है, फिर इस बात पर तो मुंह मीठा होना चाहिए, रजब ने दस्तरख्वान से हाथ पूछते हुए कहा। और इतनी देर से हक्का बक्का बैठी समीना गोया जाग उठी थी। लेकिन मुझे एतराज़ है। गो कि ये ऐसा दौर नहीं था कि लड़कियां इतना आज़ादाना अपनी शादी के मुतल्लिक बात करें, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल उन्हें लाहक थी उसमें ज़बान फिसल जाना कुछ ऐसा गैर मामूली भी नहीं होता। मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत नहीं होना चाहती। मसला हमें दरपेश है, आपको नहीं। क्या आप खुद को मेरे लिए पेश करें? समीना ने सर झुकाकर कतियत से लेकिन नाराज़ी भरे लहजे में कहा था। मुझे इस ज़बरदस्ती के लफ्ज़ पर सख्त एतराज़ है, लेकिन तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी तशवीक़ के लिए मैं तुम्हारे भाइयों के सामने तुमसे इज़हार मोहब्बत करूं? रजब ने इतनी बेसाख्तगी से कहा था कि समीना खफ़त से लाल पड़ गई थी। फैज़ान और फयाज कहका लगाकर हंस दिए थे। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारा मुँह मीठा करवाने के लिए मिठाई ले आता हूँ, लेकिन याद रखना रजब, मैं साला होने के साथ हक के दोस्ती भी निभा रहा हूँ। फयाज भाई ने हंसते हुए शरारती अंदाज से कहा था और समीना का बस न चला कि शर्म के मारे कहीं छुप जाए। फयाज भाई ने खुशी में बहुत ही बदलिहाज हो गए थे। शुक्रिया मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वक्त आने पर इजहार का बहाना हम खुद बना लेंगे। फ़िलहाल तुम इस गुड़ से मुंह मीठा करो और अपनी बहन का भी करवा दो जो दिल दिल में गुस्सा फांक रही है। रजब ने गुड़ का छोटा सा टुकड़ा दांतों से तोड़ते हुए कहा था। इस गुड़ की शेगन की मिठाई समझा जाए 2 रोज़ बाद काजी और गवाह बुलवाकर निकाह का बंदोबस्त कर लेते हैं। रजब ने इजाफा किया। समीना की आंखों में सावन आ बसा था। फयाज भाई ने जल्दी से बढ़कर उन्हें अपने बाजुओं में समेट लिया था। उस रात आसमान वक्फे वक्फे से बरसता रहा और समीना बार बार रोती रही थी। उन्हें अम्मा याद आ रही थी, अब्बा याद आ रहे थे और खुदा मालूम क्या क्या याद आ रहा था। सुबह तक नाक सूजकर लाल पकौड़ा हो चुकी थी और आंखों में सुर्ख डोरे दौड़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, रजब ने करीब से गुजर कर नलके की तरफ जाते हुए बाआवाज़ बुलंद कहा। समीना कोने में बने चूल्हे के पास लकड़ी की पीढ़ी पर बैठी रोटी पका रही थी। शरारत भरे अंदाज पर गजबनाक होकर रजब को घूरने लगी। आंखें तुम्हारी पहले ही भैंस जितनी बड़ी हैं, ऊपर से धुएं से इन्हें लालो लाल किए बैठी हो। ऐसे गुस्सा आंखों में भरकर मुझे घूरती हो तो यकीन मानो मेरा दिल खौफ से कांपने लगता है। रजब ने दस्ती नलके के पास रुककर और खूब बाजू फैलाकर अंगड़ाई लेते हुए मुस्कुराहट के साथ शरारती लहजे में कहा था। इस तरह बादलों के छटने के बाद की तेज़ चमकीली धूप पड़ रही थी और रजब का चमकता हुआ चेहरा समीना को जहर लग रहा था। ऊपर से जुमला भी ऐसा बोल दिया कि तलवों में लगी सर पर भुजी। याद रहे, अब इन्हीं खौफनाक आंखों के साथ सारी ज़िंदगी बसर करनी है आपने। मेरा मशवरा एक बार फिर अपने फैसले पर गौर कर ले, समीना ने जलकर कहा था। जो फैसला जज्बातियत में हो चुका, अब उस पर क्या गौर करना। रजब ने नलका चलाकर ज़ोर ज़ोर से मुंह पर पानी के छपाक के मारते हुए साहब का अंदाज में कहा था। और अगर अपने जज्बाती फैसले पर पछताना भी पड़ा तो मुकद्दर का लिखा समझकर खामोश रहेंगे। ज़बान देकर फिर जाने वालों में से तो हम हैं नहीं। अल्लाह रे, ये कनाहत पसंदी। पता नहीं धुआं चूल्हे से उठ रहा था या समीना के दिल से। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आटे के पेड़े को दोनों हथेलियों में उथल पुथल करके तवे पर पटक दिया। इससे तो अच्छा ये फयाज भाई मेरी शादी सुल्तान पहलवान से करवा दे। इरशाद हुआ। मेरे लिए तो एक रोटी पकाते तुम्हें मुसीबत पड़ती, उस पहलवान के लिए जब 25-25 रोटियां एक साथ पकाना पड़ेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पका लूँगी, कम से कम वो मुझसे मोहब्बत तो करता है। समीना ने दूसरी रोटी का आटा हाथ में लिया। क्या ये बात वो पहलवान ख्वाब में आकर बता गया था? रजब ने अब्रू अचकाकर कदरे संजीदगी से पूछा था। नहीं, उसने मुझे खत लिखा था, समीना ने मज़े से कहा। रजब ने चंद लम्हे समीना को बगौर देखा, गोया झूठ और सच के तनासुब का तखमीना लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ वाज़ेह ना होता था। तभी छोटे से रुमाल को ज़ोर से झाड़ कर लंगी पर फैला दिया। रुमाल पे कैसा गुस्सा!
समीना ने किन अखियों से रजब को देखा। मुझे पता होता कि एक मामूली सा खत तुम्हें जज्बों की सदाकत का यकीन दिला सकता है तो मैं बहुत पहले तुम्हें खत लिख चुका होता। रजब ने सादगी से कहते हुए उसके करीब पंजों के बल बैठकर महारत के साथ तवे पर रोटी पलटी थी। समीना के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी। मतलब? उन्होंने सर उठाकर रजब को देखा। मतलब यह है कि खुदा ने तुम्हें इस रोए ज़मीन पर मेरा मुकद्दर बनाकर भेजा है। कोई पहलवान का बच्चा तुम्हें जितने मर्जी खत लिख ले, तुम्हें मुझसे छीन कर कहीं नहीं ले जा सकता। रजब ने खूबसूरती से मुस्कुराते उनकी आंखों में झांक कर कहा था। खुशफहमी? समीना ने सटपटाकर लेकिन बजाय लातल्की से नज़रों का रुख बदला और रोटी सेंकने लगी। रजब ने उनकी बात पर बेसाख्ता कहका लगाया था। खुशफहम होना तो आज तुमको बैठना अपने जज्बों की सदाकत का यकीन न दिला रहा होता, बल्कि कई साल पहले तुम्हारे भाई से तुम्हें मांग चुका होता। समीना के चेहरे का रंग बदला था। रजब ने हंसते हुए उसके हथेली सर पर हथेली जमाकर सर को जोर से लाया और चले गए। समीना मुतअज्जिब सी उन्हें जाता देखती रही। बंद आंखों से देखे हुए कुछ ख्वाब आंख खुलने पर जहन से महव हो जाते हैं, लेकिन लाशूर में अपना अक्स छोड़ जाते हैं, जो ज़िंदगी में अक्सर मुजस्सम होकर सामने आ जाते हैं। ये भी एक ऐसा ही ख्वाब था। समीना हैरान थी। पता नहीं उन्होंने ये ख्वाब कब देखा था, लेकिन ये तय था कि देखा ज़रूर था। और ये कैसी दिलचस्प बात थी कि उनका ये अनजाना ख्वाब इस तरह अचानक पूरा हो रहा था। शायद खुशकिस्मती इसी को कहते हैं। समीना ने मुस्कुराते हुए बेसाख्ता सोचा था और उनका दिल ठहर सा गया था। मम्मी, मावा ने आस्की से पुकारा था। समीना यूँ चौंकी जैसे गहरी नींद से जागी हो। वो कई साल पहले का सफ़र करके आई थी। तभी कुछ नाकाबिले फ़हम से तासुरात उनके चेहरे पर उभर आए थे। आपकी तबीयत ठीक है? मावा ने घबराकर उनके कंधे पर हाथ रखा। समीना ने इस बात में सर हिलाया। तब मावा ने कहा, शीज़ा आपसे बात करना चाहती है। समीना ने उनके हाथ से सेल फोन लेकर कान से लगा लिया। हेलो शीज़ा। मावा खामोशी से खिड़की के पास जा रुकी। बंद शीशे पर एक बारीक बारीक बूंदें दिखाई देती थी और शीशे के उस पार घटा टोप अंधेरा फैला हुआ था। आधी रात का वक्त था। देर तक तूफानी बारिश बरसने के बाद अब बाहर गहरी मायने खेज खामोशी फैली हुई थी। आसमान खामोश लेकिन बादलों से भरा हुआ था। कभी कभार बादल बड़े ज़ोर से गरजते और बिजली कड़कती थी। हवा अलबत्ता गुमसुम और पेड़ पौधे साकिन थे। तूफान आकर गुजर चुका था, लेकिन यूँ लगता था जैसे एक और तूफान की आमद हो। मावा के ख्यालात कुछ मलगजे से थे। वो गो के चुपचाप और जहनो दिल पर एक बोझ लिए हुए थी, लेकिन किसी एक सोच पर उसका जहन टिकता ही ना था। कभी वो बाबा को सोचने लगती तो जहन शहरोज़ की तरफ चला जाता, फिर दादा जान का ख्याल आता तो उन खातून की बेरहमी सताने लगती जिनका नाम जन्नत था। लेकिन अपने नाम के बरअक्स उन्होंने उसके बाबा की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया था। उसे बार बार चचा हदायतुल्लाह और उनकी बेगम भी याद आती रही। न जाने कितनी देर वो यूं ही खड़ी रही। फिर मम्मी ने उसे पुकार लिया, मावा। उसने मुड़कर उन्हें देखा। आराम कुर्सी पर बैठी हुई वो बहुत मुज़महिल दिखाई देती थी। एक कप चाय मिल सकती है? ज़रूर, मैं अभी लेकर आती हूँ। मावा किचन की तरफ चली गई। समीना आहिस्ती से उठकर सोफ़े पर दराज हो गई और उन्होंने आंखें बंद कर ली। माजी के सफ़र ने उन्हें थका दिया था। उनके ज़हन और दिल को थोड़ा आराम चाहिए था। फिर उन्हें अभी मावा को और भी बहुत कुछ बताना था। बहुत से राजों से पर्दा उठाना था और उसे कायल करना था, जो कि वो जानती थी हरगिज़ भी आसान ना होगा। वो ख़ुद को मावा के हर एतराज़ को रफ़ा करने के लिए तैयार करने लगी। तो जनाब, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये नावल? होपफुली कि अब समझ आ रही होगी कि क्या चल रहा है। पहले मैं समझती थी कि फ़ैज़ान ने शायद उसको पसंद किया हो, क्या नाम है उसका, जन्नत को पसंद किया हो, लेकिन बाद में ज़रीन, मैंने कहा ये ज़रीन कहाँ से आ गई? तो अब ये कहानी का पता चल रहा है। इतनी उलझी हुई स्टोरी है और पता नहीं अब वो ज़िंदा भी है या नहीं जन्नत। लेकिन अगर वो ज़िंदा है तो फिर वो ज़रूर जलाल की दादी होगी, लेकिन खैर पता नहीं। लेकिन तन्वा की भी वो नानी है, तन्वा की वो नानी है। जलाल लोगों की पता नहीं अब वो क्या सीन है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।